गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एमए फाइनल के पेपर भारत में लोक प्रशासन के अंतर्गत आज हम केंद्रीय सचिवालय के बारे में बात करेंगे। द सेंट्रल सेक्रेटरीट ऑर्गेनाइजेशन एंड इट्स वर्किंग, कि केंद्रीय सचिवालय का संगठन किस प्रकार से है और उसकी कार्य प्रणाली क्या है, अर्थात वो किस तरीके से काम करता है। ये एक केंद्रीय सचिवालय है। इसके ऊपर आज का वीडियो लेक्चर इसी टॉपिक के ऊपर निर्धारित है। भारत में, जैसा आपको विदित है, पूर्व के वीडियो लेक्चर में मैंने आपको बताया है कि भारत में संसदात्मक शासन प्रणाली है और यहाँ पर राष्ट्रपति नाम मात्र का शासक है और मंत्रिमंडल वास्तविक कार्यपालिका है। तो दोनों केंद्रीय सरकार के प्रमुख निकाय हैं राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के नेतृत्व में एक मंत्रिमंडल। ये अपने प्रशासन का जो एडमिनिस्ट्रेटिव जो स्ट्रक्चर है, इसके टॉप पर ये दो संस्थाएं हैं। राष्ट्रपति संवैधानिक हेड है और मंत्रिमंडल वास्तविक हेड है। संघ सरकार की समस्त कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित करती है और सलाह देने के लिए मंत्रिमंडल है। मंत्रिमंडल का जो हेड है वो प्रधानमंत्री है, जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। अब प्रश्न ये है कि ये मंत्रिमंडल किस तरीके से काम करता है। तो मंत्रिमंडल नीति निर्धारित करने वाली सर्वोच्च संस्था है। अब मंत्रिमंडल को परामर्श देने के लिए दो प्रकार के स्टाफ एजेंसीज हैं, दो प्रकार के स्टाफ संगठन बनाए गए हैं प्रशासन के दृष्टिकोण से कि कौन कौन से वो काम करती है। सबसे पहला तो मंत्रिमंडलीय समितियां हैं और उसके बाद सचिवालय है। मंत्रिमंडलीय समितियों में तो ज़्यादातर संसद के सदस्य और मंत्रिमंडल और इस तरह के लोग रहते हैं। हम आगे चर्चा करेंगे सचिवालय की। प्रशासनिक संगठन में मुख्य रूप से दूसरा जो है वो है सचिवालय। ये जो सचिवालय है, मंत्रिमंडलीय सचिवालय, जो सचिवालय जो है ये तीन हिस्सों, तीन मतलब इसके प्रकार हैं, तीन रूपों में ये देखने को मिलता है। एक तो केंद्रीय सचिवालय मिलता है, दूसरा मंत्रिमंडलीय सचिवालय मिलता है और तीसरा प्रधानमंत्री कार्यालय मिलता है, पीएमओ जिसको बोलते हैं। एक जो केंद्रीय सचिवालय है, दूसरा प्रधानमंत्री, तीसरा प्रधानमंत्री का कार्यालय है और सेकंड नंबर पे है मंत्रिमंडलीय सचिवालय। तो आज हम जिस टॉपिक पे हम यहाँ चर्चा करेंगे वो है केंद्रीय सचिवालय। कि केंद्रीय सचिवालय क्या है, तो हम ये देखेंगे कि केंद्रीय सचिवालय क्या चीज़ है, इसकी अवधारणा क्या है। तो भारतीय प्रशासनिक व्यवस्था में सचिवालय का अपना विशेष महत्व है। संगठन का, जब प्रशासन का जो संगठन है, जो इसका जो हायरार्की जो सिस्टम चलता है, इसमें टॉप पर केंद्रीय सचिवालय है और एक तरीके से जो प्रशासनिक जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर है, इसके मस्तिष्क का काम ये करता है और एक तरीके से हेड ऑफ पूरे देश का, नेशन का प्रशासनिक मुख्यालय है और यहाँ से जो आदेश निकलते हैं वो संपूर्ण देश के लिए निकलते हैं। सचिवालय की अवधारणा का तो व्यापक तो यही मतलब है कि जहाँ ढेर सारे विभागों के सचिव बैठते हैं और उनका एक जो ऑफिस जो होता है, कार्यालय, उसी को ही सचिवालय कहते हैं, जो मंत्री को उसके प्रशासनिक कार्यों में आवश्यक सहायता और निर्देशन दोनों प्रदान करता है। जब अंग्रेजों की सरकार भारत में थी तभी से जो है ये व्यवस्था चली आ रही है। स्वाधीनता के हाथ में बाद में ये सारा का सारा सिस्टम मंत्रियों और जनता के द्वारा निर्वाचित सरकार के हाथ में आ गया है। अब जितने भी प्रशासनिक सचिव हैं, जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, ये राजनीतिक जो हेड है, पॉलिटिकल जो हेड है, जिसको अपन मंत्री कहते हैं संबंधित विभाग का, उसके अधीन रह कर के ये काम करते हैं। तो भारत में सचिवालय को अभिधारणा के रूप में मान्यता प्राप्त है। क्यों मान्यता प्राप्त है?
कि सबसे पहले ये नीति निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। मंत्रियों की सहायता की जाती है। मंत्रियों को कानून निर्माण के क्षेत्र में जितनी भी सहयोग की आवश्यकता होती है, सारे विधेयक कानून बनाने के लिए वो सब सचिवालय में ही तैयार किए जाते हैं। सचिवालय जो भी विभाग का एक तरीके से रिकॉर्ड रूम भी है। जो भी कार्यवाही हुई या होने वाली है या विधेयक कोई पेश करने जा रहा है, जो भी कुछ है, तो एक स्टोर का काम भी, रिकॉर्ड रूम का काम भी वो करता है। सचिवालय में किसी भी समस्या या नीति पर निर्णय काफ़ी व्यापक विस्तार विमर्श के बाद ही किया जाता है और विभिन्न दृष्टिकोणों से दूसरे विभागों में समन्वय स्थापित करने की भी सुविधा हो जाती है। सचिवालय विभिन्न सरकारों, प्रशासनिक इकाइयों और संस्थाओं के बीच में समन्वय का और संपर्क सूत्र का भी काम करता है। केंद्रीय सचिवालय के अगर अपन उद्भव और विकास के ऊपर अगर हम दृष्टि डालें तो पहले कोई ऐसे भारत में ऐसा कोई ऐतिहासिक इसका विकास नहीं मिला है और गवर्नर जनरल के अधीन जो उन्होंने कैबिनेट सचिवालय बनाया था उसके भी कोई वैज्ञानिक आधार नहीं मिले हैं। 1833 में हॉल्ट मैकेंजी की सलाह से केंद्रीय सचिवालय के 3 परिवर्तन किए गए थे। वाणिज्य विभाग, राजस्व विभाग, 2 विभाग को मिलाया गया। दूसरी ओर इन्होंने जो है एक तरफ तो सामान्य, विदेश ये विभाग रखे, दूसरी तरफ राजस्व और गुप्तचर विभाग इन्होंने उसमें रखे। तो 1857 से पहले तो केंद्रीय सचिवालय का शिशुकाल ही कहा जा सकता है। 1862 से 1919 तक अनेक नए विभागों को इसमें जोड़ा गया। विदेश, गृह, वित्त और सैन्य तो इसमें पहले से ही थे। 1950 से योजना प्रक्रिया के लिए एक वित्तीय शाखा खोलने का प्रस्ताव रखा गया। 1957 में रक्षा शाखा स्थापित की गई। 1961 में सांख्यिकी विभाग, 1964 में O&M विभाग, 1965 में सूचना विभाग, 1966 में लोक उद्यम के ब्यूरो को भी वित्त विभाग में गठित करके केंद्रीय सचिवालय के अंतर्गत शामिल किया गया। इसके संगठन की अगर अपन चर्चा करते हैं तो मंत्रालयों और विभागों का एक पूरा समूह के रूप में केंद्रीय सचिवालय ही भारत सरकार के रूप में काम करती है, या कहें कि केंद्रीय सचिवालय ही भारत सरकार है। केंद्रीय सचिवालय में अनेक मंत्रालय हैं, विभाग हैं, जिनकी संख्या वर्तमान में 80 से भी अधिक है। 1948 में जहाँ 8 सचिव और 18 डिपार्टमेंट थे, आज वहाँ पे 92 सचिव और 81 विभाग है। हर विभाग में उप विभाग, प्रभाग, शाखा, अनुभाग, बहुत सारे उसके सब डिविजन्स हैं। इसका जो हेड है प्रशासनिक अध्यक्ष सेक्रेटरी होता है। सेक्रेटरी के साथ साथ संयुक्त सचिव, अतिरिक्त सचिव ये सब होते हैं। उप विभाग भी 2 विभागों में विभाजित होता है। यहाँ पर इसके जो अधिकारी हैं वो उप सचिव कहलाते हैं। प्रत्येक विभाग में अनेक शाखाएं होती हैं। शाखा का अधिकारी अंडर सेक्रेटरी कहलाता है। एक शाखा में 2 अनुभाग होते हैं। उसका जो सेक्शन ऑफिसर है वो सेक्शन ऑफिसर कहलाता है। और प्रत्येक सेक्शन में सहायक, लिपिक, टाइपिस्ट और जो अनेक जो कर्मचारी हैं वो होते हैं। इस तरह की हर यूनिट का एक वो होता है। इस केंद्रीय सचिवालय में सचिव, अतिरिक्त सचिव, संयुक्त सचिव, उप सचिव, अंडर सेक्रेटरी आदि अधिकारी होते हैं। केंद्रीय सचिवालय के सभी पदों को ऊपर के पदों को अखिल भारतीय सेवाओं से भरा जाता है। केंद्रीय सेवा ग्रुप के क अधिकारी केंद्रीय सचिवालय सेवा के अधिकारियों से भरा जाता है। केंद्रीय सचिवालय सेवा के अधिकारियों को इसलिए संबद्ध किया जाता है ताकि सचिवालय कार्यों में निरंतरता बनी रहे। विदेश मंत्रालय, विधि विभाग, कंपनी कार्य, रेलवे मंत्रालय के सचिवालय पर उन्हीं विभाग की सेवाओं के उच्च अधिकारियों से भरे जाते हैं। सचिव के पद को छोड़कर कुछ अधिकारी भारतीय प्रशासनिक सेवा में से टेनर सिस्टम के आधार पर भी लिए जाते हैं। यह पद्धति 1905 में लॉर्ड कर्जन के समय से शुरू
की गई, है ना। तो ये इसके अधिकारी वगैरह हैं सचिवालय में। 1957 से केंद्रीय सचिवालय में उच्च स्तर के अधिकारियों की नियुक्ति हेतु केंद्रीय स्टाफिंग योजना भी प्रारंभ की गई। सचिव, अतिरिक्त सचिव, संयुक्त सचिव स्तर के कार्यों का संचालन, उप सचिव सभी अपने अपने कार्यों के संचालन के लिए उत्तरदायी होते हैं। अधिकारियों की ये जो श्रेणियां हैं फिल्टर प्रिंसिपल के ऊपर आधारित हैं, है ना। सचिव के भी कार्य पूरी तरीके से परिभाषित हैं। ये प्रशासनिक अध्यक्ष होता है, संसदीय समितियों के समक्ष मंत्रालय का प्रतिनिधित्व करता है, अपने मंत्रालय के कार्यों के प्रति पूरी तरीके से वो सचेत रहता है, अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा निपटाए गए मामलों की संख्या और प्रकृति के संबंध में वो साप्ताहिक प्रतिवेदन प्राप्त करता है। गोपाल स्वामी अयंगर लिखते हैं कि सचिव को फाइल में डूबा हुआ नहीं रहना चाहिए, उस पर दिन प्रतिदिन के सामान्य कार्य का भी भाव नहीं होना चाहिए। उसको केवल समस्याओं को पकड़ने, सोचने और आगामी योजना बनाने का अवसर मिले, यह सब उसके उचित कार्य हैं और उसको उचित तरीके से उसको संपादित न किया जाना चाहिए। केंद्रीय सचिवालय में किसी किसी विभाग में एक से अधिक भी सचिव होते हैं, है ना। बहुविभागीय मंत्रालय सचिव होते हैं, एक विभागीय मंत्रालय सचिव होते हैं, इस तरीके से अलग अलग तरीके से होते हैं। अब हम आते हैं कि केंद्रीय सचिवालय के कार्य कौन कौन से हैं या केंद्रीय सचिवालय कौन कौन से काम करता है। केंद्रीय सचिवालय मुख्य रूप से नीति निर्माण, कार्य पद्धति की रीति, नियमों का निर्धारण, वित्त नियंत्रण, वित्त विधि निर्माण से संबंधित कार्य, कार्यपालिका विभागों को उनके कार्यों के लिए निर्देशन, मार्गदर्शन, कार्यपालिका विभागों के कार्यों का मूल्यांकन आदि कार्यों को करता है। सचिवालय एक संस्थागत बुद्धि की भांति है जो उभरती हुई समस्याओं में आवश्यक परिवेश में परीक्षण करता है। सचिवालय का कार्य विशेष नीति विषयक परामर्श के साथ में समाप्त नहीं हो जाता है। संसद में जो प्रश्नकाल होता है या परामर्श देने के साथ कार्यों की रक्षा में उसकी सहायता करते हैं। मंत्री को आवश्यक आंकड़े उपलब्ध कराते हैं, जानकारी उपलब्ध कराते हैं, जिनके आधार पर मंत्री जवाब देता है। ये लोग सदन में बैठ कर के सदन मंत्री विभाग की जो अधिकारी हैं उनकी आलोचना का सार लिखते हैं। तो सचिवालय विरोधी दल, दबाव समूह, समाचार पत्रों की आलोचना के संदर्भ में अपनी बनाई गई नीति का रक्षण और अनुरक्षण करते हैं। सचिवालय में जो होता है लोक लेखा संसद की जो समितियां हैं, लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति, लोक उपक्रम समिति के समक्ष अपने विभाग के कार्यों को रखते हैं। संसदीय जांच समिति के आगे उपस्थित होकर प्रश्नों का उत्तर भी देना इनके प्रमुख दायित्वों में शामिल है। गवर्नमेंट हैंडबुक के अनुसार सचिवालयों के प्रमुख कार्यों की सूची इस प्रकार है। पहला तो ये है कि ये नीति निर्धारण करके समय समय पर आवश्यकता अनुसार संशोधन में मंत्री की सहायता करते हैं। दूसरा है विधान, नियम और विनियमन ये तैयार करते हैं। तीसरा क्षेत्रीय योजना और कार्यक्रम तैयार करते हैं। चौथा विभाग के कार्यों के संबंध में बजट तैयार करना, बजट पर नियंत्रण करना, चालू होने वाले कार्यक्रमों, योजनाओं, इन सभी को वित्तीय और एडमिनिस्ट्रेटिव सैंक्शन जारी करना और उनमें आवश्यक अमेंडमेंट करना यदि आवश्यक हो तो। अगला जो कार्य है ये है कि कार्यपालिका विभाग और अर्ध स्वायत्त क्षेत्रीय अभिकरणों के द्वारा निर्मित नीति कार्यक्रमों के क्रियान्वयन का परीक्षण करना, उस पर नियंत्रण करना और उनके परिणामों का मूल्यांकन करना, नीतियों की व्याख्या करना, नीतियों में समन्वय लाना। मंत्रालय, विभाग, इकाइयों के अधिकारी वर्ग की कार्यदक्षता बढ़ाने के लिए कदम उठाते रहेंगे। मंत्री को संसद के प्रति अपने उत्तरदायित्वों को वहन करने में सहायता करना।
महादेव प्रसाद शर्मा कहते हैं कि सचिवालय का ये कार्य है कि वे नीतियों के निर्धारण के बारे में आवश्यक सामग्री और विशिष्ट ज्ञान के आधार पर मंत्री को सलाह दे। उसका कार्य यह भी है कि वो नीतियों को क्रियान्वित करे। इसलिए सचिवालय को प्रशासनिक निकाय का मस्तिष्क केंद्र कहा जा सकता है। यहाँ समस्त प्रशासनिक क्रिया का निर्देशन और नियंत्रण होता है। सचिवालय नीति निर्माणकारी संस्था है, उसे कार्यकारी प्रकृति का कार्य नहीं करना चाहिए, किंतु आज जहाँ कार्यकारी प्रकृति करने वाली संस्था नहीं है, वहाँ कार्यकारी प्रकृति के कार्य, एग्जीक्यूटिव कार्य भी वो आवश्यक हैं। आजकल केंद्रीय सचिवालय एग्जीक्यूटिव बॉडी के कार्य अधिक करने लगा है, जो न केवल अनुचित है बल्कि सचिवालय के आधारभूत सिद्धांतों के प्रतिकूल भी है। उनको डे टू डे की एडमिनिस्ट्रेशन के कार्य नहीं करने चाहिए, बल्कि उनको प्रशासनिक जो मूलभूत जो प्रशासनिक नियंत्रण वाले कार्य हैं वो उनको करने चाहिए। अब हम आते हैं सचिवालय कार्य प्रणाली की आलोचना या सचिवालय कार्यपालिका की आलोचना। सचिवालय पूरे प्रशासन तंत्र का मुख्य बिंदु है, लेकिन अनेक मुद्दों के ऊपर इनकी आलोचना की जाती है। सबसे पहली बात तो यही है कि सचिवालय की प्रक्रिया में फाइल को पार कराने में, अपने निर्णय की मंजिल तक पहुंचने में अनेक पद सोपानों से गुजरना पड़ता है। इसके कारण परिणामों में देरी होती है और प्रभावित व्यक्ति तक निर्णय जो आवश्यक सूचना तब तक पहुंचती है जब तक उसकी इम्पोर्टेंस ख़त्म हो जाती है या उसके लिए कोई उसका महत्व नहीं रहता है। इसलिए ये कहा जाता है कि सचिवालय में कागज़ यहाँ से वहाँ चलते रहते हैं और वो केवल चलने के लिए चलते हैं, न कि किसी निर्णय पर पहुँचने के लिए चलते हैं। तो विद्वानगण कहते हैं कि भारत में केंद्रीय सचिवालय की कार्यवाहियों में विलंब की समस्या ने प्रजातंत्र के स्वरूप को भ्रष्ट करने में अपना योगदान दिया है और भ्रष्टाचार के कितने ही स्वरूप सचिवालय में पलते और पनपते हैं। दूसरी आलोचना ये है कि नीति निर्धारण करने वाली संस्था है, इसलिए यह आजकल विभागीय कार्यकारी एग्जीक्यूटिव बॉडीज़ का कार्यों का संचालन अधिकाधिक मात्रा में करने लगे हैं। इसका अंत ये है कि सचिवालय जो अपना मुख्य कार्य, जिसके लिए सचिवालय का रोल है, वो केंद्रित नहीं कर पाता है और दूसरी ओर कार्यकारी इकाई जितनी भी हैं उनमें भी शक्ति का पतन होता जा रहा है। विभाग कमज़ोर हो रहे हैं और सचिवालय विभागीय कार्यों का संपादन करने जा रहे हैं। वर्तमान समय में सचिवालय अपना क्षेत्राधिकार और साम्राज्य बढ़ाने की मनोवृत्ति से पीड़ित है। परिणाम स्वरूप वो ऐसे अनेक कार्य कर रहा है जो उसके उद्देश्य और ध्येय के प्रतिकूल है। संख्या सचिवालय में इतनी अधिक कर्मचारियों की हो गई है कि वो भीड़ भरा संगठन बनकर रह गया है। सचिवालय की कार्यकारी इकाइयों के सभी कार्य हेड ऑफ सचिवालय वाले विभाग के जो एग्जीक्यूटिव बॉडी के कर्मचारियों से अपने आप को बहुत अधिक योग्य मानते हैं या उनके प्रत्येक कार्य में दोष निकालने और भय पैदा करने का कार्य करते हैं। इसलिए एग्जीक्यूटिव बॉडी के कर्मचारियों को वो कोई मोटिवेशन नहीं दे पाते हैं। सचिवालय और विभागीय अध्यक्ष के बीच में जो संबंध स्थापित होने चाहिए वो नहीं हो पा रहे हैं, ये भी एक आलोचना का विषय है। सचिवालय की अधिकांश कार्यवाही सबऑर्डिनेट ऑफिसर्स के द्वारा संपन्न की जाती है। उच्च अधिकारी केवल रबर मोहर बनकर के उन पर साइन करते हैं। सचिवालय के पूरे प्रोसेस में हायरार्की सिस्टम भी हावी है और हायरार्की के सोपानों की संख्या आदि है। इससे समस्त क्रिया पद्धति जो है वो प्रभावित होती है। तो सचिवालय संगठन की व्यवस्थाओं को सुचारू किए जाने के लिए इन सभी जो समस्या के जो बिंदु हैं इनके ऊपर उचित ध्यान देकर के इनका समाधान किया जाना चाहिए। भारत सरकार सचिवालय के दोषों को दूर करने के लिए निरंतर प्रयत्नशील भी है। प्रशासनिक आयोग के सुधार के सुझाव पर आवश्यकता अनुसार कार्य भी किया जाता है। अनावश्यक नियुक्तियों और अनावश्यक व्यय को भी रोकने का प्रयास किया जा रहा है और लाल फीताशाही जो है, भ्रष्टाचार है, लाल फीताशाही है,
इनके ऊपर सरकार कार्रवाई भी करती है। प्रशासनिक कुशलता लाने के लिए डिसिप्लिनरी एक्शन जो हैं वो भी किए जा रहे हैं। बस यही है। और एक ये भी है कि वरिष्ठ पदों को भरने के लिए आप केवल आयु को महत्व ना दें, बल्कि ये भी सुझाव दिया जाने लगा है कि एक मंत्रालय में जो असंलग्न जो सचिव है उसको 2 वर्ष के बजाय 5 वर्ष के पद पर नियुक्त किया जाना चाहिए। और वरिष्ठ पदों पर नियुक्ति के लिए प्रारंभ से ही उसको ट्रेनिंग का भी महत्व बढ़ाना चाहिए। तो सुझाव केवल यही है कि एक तो नीति निर्माण का प्रयास सचिवालय को करना चाहिए, उसको कुशलता लाने के लिए, सचिवालय को अपने कार्यों में कुशलता लाने के लिए विभागाध्यक्ष, सचिव और मंत्री तीनों के मध्य की जो स्थानगत दूरियां हैं वो कम होनी चाहिए। सचिव प्रशासनिक विभागों की अध्यक्षता जो है विशेषज्ञ अधिकारियों के द्वारा की जानी चाहिए। सचिवालय की कार्य पद्धति में परिवर्तन किया जाना चाहिए। इनके है और अन्य लोगों ने एक प्रतिवेदन डॉक्टर LK झा और LP सिंह ने कार्यकुशलता और अनुशासन लाने के संदर्भ में 1975 में एक प्रतिवेदन प्रस्तुत किया था। और उसमें ये सुझाव दिया था कि वरिष्ठ अधिकारी मंत्रियों के विरुद्ध उचित सुझाव रखने से डरते हैं, क्योंकि कभी कभी ये सुझाव राजनीतिक सुझाव के विरुद्ध भी होते हैं। इसलिए जो राजनीतिक मंत्री हैं उनको भी चाहिए कि वे अधिकारियों की प्रतिबद्धता पर विश्वास करें और अधिकारियों की बातों को सुनें और उन्हें प्रोत्साहन दें। तो ये तो हुआ हमारा केंद्रीय सचिवालय। इसके बाद में हम मंत्रिमंडलीय सचिवालय और प्रधानमंत्री सचिवालय कार्यालय, इसके बारे में हम बाद में अगले वीडियो में हम अध्ययन करेंगे। तो भारत में लोक प्रशासन विषय के अंतर्गत जो केंद्रीय सचिवालय का जो आपका विषय है, टॉपिक है भारत में लोक प्रशासन, इसके बारे में आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही। और आगे आपको इस पेपर में अगर कोई समस्या आती है तो आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।